ओके, आज इस लेक्चर में अपन टेप चेंजिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन रेगुलेटर के बारे में स्टडी करेंगे। टेप चेंजिंग ऑफ एक्समोर, दिस द वन टॉपिक, एंड द सेकेंड इंडक्शन रेगुलेटर। इंडक्शन रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर के तो नई टेक्निक्स आ गई हैं मार्केट में। उन नई टेक्निक्स में आपको बहुत कुछ जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बेस पे करना होता है। वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेस जो है डिवाइसेस होती हैं, वो सारी की सारी जो है उसमें आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक टेप चेंजिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन रेगुलेटर पे अपन जो स्टडी करेंगे। टैप चेंजिंग में जो है नई टेक्निक्स आ गई हैं, वो सारी सारी टेक्निक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेस्ड हैं। इसलिए कन्वेंशनल जो है डिवाइस थी, कन्वेंशनल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म थे, वो जो है आजकल धीरे धीरे करके मार्केट से रिमूव होती जा रही हैं। इंडक्शन रेगुलेटर बहुत ही स्मूथली आउटपुट वोल्टेज वेरिएशन का एक मेथड है, लेकिन इसकी थोड़ी सी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें इंडक्शन, दूसरा इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होती है क्योंकि एयर गैप होता है और ये इंडक्शन मशीन की तरह से काम करता है, इसीलिए इसका नाम इंडक्शन रेगुलेटर होता है। अपन इन दोनों पे ही आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अब मेरा पिछले 23 ईयर का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाने का, टीचिंग करने का, और डेफिनेटली मेरे लेक्चर में स्टूडेंट बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत कुछ अर्न करते हैं। डेफिनेटली they will be learn and earn। ये आप जो है एक एक करके जो है चीज़ों को सीखते चले जाएंगे तो जो है आपका करियर और अर्निंग के लिए आपके जो है रास्ते खुल जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं टैप चेंजिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का टैप चेंजिंग है, तो ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है सोर्स से जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से जुड़ी होती है। लोड से जुड़ी होने पे इसके अलग अलग टैपिंग्स रखते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज जो वेरिएशंस आए। आउटपुट वोल्टेज जो वेरिएशन जो है आने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक जो है स्मूथली रिंग होती है, एक जो है वो मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म क्या करती है, ऐसे रोटेशन में होती है और रोटेशन करते करते ये अलग अलग पॉइंट्स पे आ जाती है और ऐसे लोड को, ये एक है, इसको अपने यहाँ पे मैकेनिकल हैंडल होता है, मैकेनिकल हैंडल इसको रोटेट करवाता है और रोटेट करने के हिसाब से इस प्लेट की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है, इस प्लेट की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है और इस प्लेट की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये इससे कनेक्ट भी हो सकता है और ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज वेरी करता है। ये है ऑफलाइन टेप चेंजर, ऑफलाइन टेप चेंजर। ऑफलाइन टेप चेंजर, ऑफलाइन, लाइन ऑफ करके इसको टेप चेंजिंग की जाती है क्योंकि इसमें स्पार्किंग होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में छोड़ने पे स्पार्किंग होती है। ये तो बहुत ही पुरानी जो टेक्निक्स है, ऐसा जो है जनरली नहीं करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन टेप चेंजिंग यूज की जाती है। ये वाली टेक्निक्स जो है बड़े ट्रांसफॉर्मर पे की जाती है, जिसमें आपको वोल्टेज एडजस्टमेंट करना होता है और पहले से आपको प्रीकास्टेड वोल्टेज की वैल्यू होती है कि इस लोड की वोल्टेज इतना चलना है और लोड की वैल्यू उतनी जो है सेट करनी होती है, उतना लोड सप्लाई करना होता है। तो उसमें बड़े साइज के पावर ट्रांसफॉर्मर पे ऐसे करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स और दूसरे जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई देते हैं, लोड डिफरेंट वेरिएशंस आता है, टाइम टू टाइम लोड वेरिएशंस आता है, उसको यदि फुलफिल करना है तो आपको जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये आपकी जो है सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स से जुड़ी हुई है और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है कि ऐसे आपने टैपिंग दे रखी है, टैपिंग ले रखी, ये सेकेंडरी में टैपिंग ले रखी। टैपिंग को आपको कनेक्ट करने के लिए इंडक्टर को हेल्प यूज करते हैं और इंडक्टर से दो पॉइंट में कनेक्ट होता है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शंस जो है ये मूव होता है, ये मूवेबल फ्रेम है और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन आता है।
मैं इसको एक्स पॉइंट पे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से पावर सप्लाई आती है, इसको वाई पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ तो यहाँ से सप्लाई आ जाती है। और जहां से भी सप्लाई आती है तो ये क्या होता है कि इंडक्टर बीच में आ जाता है, तो सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होती है। ये क्या होता है, मैकेनिकली इंटरलॉकिंग होती है। यदि एक्स पॉइंट ऑन होता है तो वाई पॉइंट ऑफ होता है, और वाई पॉइंट ऑन होता है तो एक्स पॉइंट ऑन होता है। ऐसे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे स्विच होते हैं, एक दूसरे के उल्टे स्विच होते हैं। इंटरलॉकिंग जो है मैकेनिकली इंटरलॉकिंग होती है। यदि x ऑन होता है तो y ऑफ होता है, y ऑन होता है तो x ऑफ होता है। तो ऐसे करके अपन सेट करके रखते हैं। और x को ऑफ करना है, y को ऑन करना है, तो क्या करेंगे, करंट जो पहले इधर से जा रहा था, वो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करके और इधर की बजाय करंट की डायरेक्शन जो है वो इधर से होने की कोशिश करती है। तो ये इस इंडक्टर में करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये इंडक्टर अपोज करता है। अपोजिशन की वजह से जो वोल्टेज का जो शिफ्टिंग होती है, यहाँ वोल्टेज था, ये वोल्टेज जो है वो इंडक्टर की वजह से यहाँ पे वोल्टेज शिफ्ट हो जाती है। और धीरे धीरे क्या करता है कि ये करंट कम हो जाती है और ये करंट बढ़ने लग जाती है। तो अपोजिशन कम होता है तो धीरे धीरे वोल्टेज यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। फिर अपन इस फ्रेम को यहाँ पे मूव कर सकते हैं या ऊपर मूव कर सकते हैं। जहाँ पे मूव करना है तो दोबारा से यदि ऊपर मूव किया है तो ये वापस वोल्टेज को अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ से जो है वो फ्रेम धीरे धीरे करके यहाँ शिफ्ट हो जाती है और ये वोल्टेज आ जाता है। और डाउन करना होता है तो इसको जो है अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से वोल्टेज वेरिएशंस आता है। तो इस टाइप में वोल्टेज को वेरिएशंस करते हुए अपन आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ओके, ये अपना कन्वेंशनल। आजकल क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगे होते हैं यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक, जिस स्विच को ऑन करना है वो अपने आप आउटपुट वोल्टेज देगा। और उसके साथ एक इंडक्टर लगा होता है, तो थोड़ी देर के लिए वो इंडक्शन और सर्कुलेटिंग करंट को मेंटेन कर लेता है। सर्कुलेटिंग करंट अपोजिशन जो है, करंट स्विचिंग होने की वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट सेट होती है, इंडक्टर उसका अपोज करता है तो वो करंट कम रहती है। ऐसे करके अपन जो है एडजस्ट कर लेते हैं। ये है ऑनलाइन टैप चेंजिंग मेथड जो कन्वेंशनल जो है ट्रांसफॉर्मर्स में यूज की जाती है। जैसे ही लोड बढ़ता है, जैसे कि आप किसी कॉलोनी वगैरह या किसी सिटी को सप्लाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली 5 बजे बाद में लोड बढ़ने लग जाता है। इवनिंग में लोड बढ़ता चला जाता है, 9-10 बजे तक लोड बढ़ता है, 9 बजे तक बढ़ता है, उसके बाद वापस डे डाउन होने लग जाता है। और इवनिंग में जो है 12 बजे के आसपास जो है रात को लोड एकदम से डाउन हो जाता है। तो ये लोड का वेरिएशन आने की वजह से वोल्टेज में ड्रॉप आता है। वोल्टेज ड्रॉप को फुलफिल करने के लिए टैप चेंजिंग यूज की जाती है। तो ये इंटरनली आजकल ऑटो टैप चेंजर्स भी अवेलेबल होते हैं जो वोल्टेज की जो डिप को, वोल्टेज ड्रॉप्स को सेंस करते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप उसकी पोजीशन शिफ्ट करते रहते हैं और जो नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज़्यादा करते रहते हैं। ये तो था आपका टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज इसमें बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। ऑटोमेटिक टैप चेंजर सेंसर बेस्ड डिवाइस हो गई है। ये तो मैंने जो बताया आपको कन्वेंशनल टैप चेंजर बताया। ओके, अब टैप चेंजर के अलावा दूसरे पर पढ़ते हैं इंडक्शन वोल्टेज रेगुलेटर। इंडक्शन वोल्टेज रेगुलेटर, इंडक्शन वोल्टेज रेगुलेटर ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करने के काम आता है। ये क्या होता है कि इंडक्शन मोटर होती है, इसमें ये इंडक्शन मशीन है, इसमें क्या करते हैं, ये इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन में ये वाइंडिंग क्या रखी हुई होती है यहाँ पे। इस वाइंडिंग को आप प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। ये रोटर है और रोटर की पोजीशन आप मूव कर देते हैं। रोटर की पोजीशन, रोटर पे एक हैंडल लगा होता है, हैंडल होता है जो बस और ट्रक चलाने वाला जैसे हैंडल होता है, इस रोटर पे एक हैंडल लगा होता है, हैंडल। ऐसे ही हैंडल लगा। ये हैंडल क्या करता है, रोटर की पोजीशन शिफ्ट करता है, एंगुलर चेंज करता है। ये रोटर होता है, रोटर इंडक्शन मोटर का रोटर तो कंटिन्यूसली रोटेट करता है, इसका कंटिन्यूसली रोटेशन में नहीं होता, केवल कुछ एंगल पे रोटेट किया जा सकता है। दूसरी के जो है इसमें एक वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को, दूसरी इसमें एक वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को आप किसी भी एंगल पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको कंपनसेटेड वाइंडिंग कहते हैं। ये किसी भी एक एंगल पे शिफ्ट हो जाती है। तो आप ऐसे
दूसरी जो वाइंडिंग होती है वो रोटर पे की जाती है, और रोटर पे वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग को कंपनसेटेड वाइंडिंग कहते हैं। ये कम होते हैं टर्न्स में, इसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और तीसरी जो वाइंडिंग होती है वो यहां पे वाइंडिंग होती है, इसकी प्राइमरी और इसकी सेकेंडरी दोनों यहां पे होती है, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो यहां पे होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी रोटर पे, इस पार्ट पे। ये आपको मैंने दिखाया, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, दोनों साइड है। प्राइमरी वाइंडिंग के दो पार्ट्स होते हैं, दोनों यहाँ पे होते हैं। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के दो पार्ट्स हैं जो यहाँ पे होते हैं, और ये वाली जो है कंपनसेटेड वाइंडिंग होती है। ये क्या है? कंपनसेटेड वाइंडिंग। ये कंपनसेटेड वाइंडिंग जो रोटर पे होती, रोटर पे होती, बाकी सारे स्टेटर रोटर दोनों पे होते। ओके, इस तरह से ये आप इंडक्शन रेगुलेटर बनाते हैं। ये कॉस्टली अफेयर है, लेकिन वोल्टेज को बहुत स्मूथली रेगुलेट कर सकता है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही स्मूथ होता है, लेकिन ये कॉस्टली अफेयर है। वोल्टेज रेगुलेशन होता कैसे है इसमें? ये प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है, और ये कंपनसेटेड वाइंडिंग है। कंपनसेटेड वाइंडिंग नॉर्मली शॉर्ट सर्किटेड होती है। कंपनसेटेड वाइंडिंग नॉर्मली शॉर्ट सर्किटेड होती है। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो रोटेट करती है। वो वाइंडिंग यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। ये जो वाइंडिंग होती है रोटेट करती है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, रोटेट करती है। इसका जो वोल्टेज आता है वो E1 होता है, इसका वोल्टेज होता है वो E2 होता है, और इसका जो एंगल होता है जिसके ऊपर ये रोटेट करती है वो थीटा होता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो होता है E1 प्लस E2। आउटपुट वोल्टेज होता है वो E1 प्लस E2 cos थीटा। ये cos थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है, ये sin थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है। टोटल वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाए तो ये 1 होता है, ये जो दूसरी वोल्टेज है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इधर जो cos थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जो sin थीटा होगा। सो E1 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस E2 sin थीटा में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको दोबारा से बताऊंगा। तो ये जो टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, और रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो होगा E1 प्लस E2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस E2 sin थीटा होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये इसका एंगल होगा, और इसका जो एंगल फेजर एंगल क्रिएट होता है वो अल्फा 30 tan इनवर्स E2 sin थीटा डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 cos ऑफ थीटा। ये तो थी इसकी वैल्यू। इसका फेजर डायग्राम देखना चाहें तो ये एंगल θ2 बनाता है, ये E1 वोल्टेज होता है, ये E2 वोल्टेज होता है, और ये इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये रिजल्टेंट वोल्टेज होता है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज, ये रिजल्टेंट। ऐसे करके इंडक्शन रेगुलेटर में एक स्टीयरिंग लगा होता है, उस स्टीयरिंग को आप घुमा सकते हैं। स्टीयरिंग के घूमने की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका वोल्टेज को कम ज्यादा किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, ये नीचे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ये 360 डिग्री से घूम सकता है। ओके, 360 डिग्री नहीं, 0 से लेकर 180 डिग्री तक घुमाने में इसका जो वोल्टेज जो है वो प्लस या माइनस दोनों डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ये मीन्स ये जो वोल्टेज होता है ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है।
ये एंगल पे डिपेंड करता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है। ऐसे करके इंडक्शन रेगुलेटर जो होता है वो आउटपुट वोल्टेज को वेरी करता है, रेगुलेट करता है। इसमें टेप चेंजिंग की जरूरत नहीं होती, नहीं स्पार्किंग होता है, स्मूथली होता है, स्पार्कलेस होता है। बस इसका ड्रॉबैक क्या है कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर में एयर गैप नहीं होता, कोर होता है, जबकि इस ट्रांसफार्मर में यहाँ पे जो है ये क्या है, ये बीच का जो गैप है ये एयर गैप है। ये मैं रेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये एयर गैप है, ये एयर गैप पूरा, ये पूरा एयर गैप है, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप है। इसलिए मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स ज्यादा होता है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इसमें ज्यादा होता है इंडक्शन रेगुलेटर। ये ट्रांसफार्मर है, इंडक्शन रेगुलेटर एक इंडक्शन टाइप का ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसमें एयर गैप होता है। दूसरा, इसमें एयर गैप होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज्यादा होती है। मैग्नेटाइजिंग करंट नॉर्मल ट्रांसफार्मर में 1 से 2% होती है, जबकि इस ट्रांसफार्मर में 5 से 10% तक लोड की करंट की मैग्नेटाइजिंग करंट होती है। दूसरे जो इसमें प्रॉब्लम होती है, ये मैग्नेटिक लॉसेस भी थोड़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से। तीसरा, इसमें जो प्रॉब्लम होता है, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है, ये इंडक्शन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंपल ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है। और लेकिन इसमें स्मूथ वोल्टेज, जहाँ पे भी बहुत ही स्मूथ वोल्टेज रेगुलेशन मिलना है, स्पार्कलेस मिलना है, आपके जो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं स्पार्किंग को सेंस करते हैं, ट्रांजिएंट्स को सेंस करते हैं, तो वो इस टाइप का एक ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए जो स्मूथ जो वोल्टेज रेगुलेशन देता हो। तो ये था अपना सिंगल फेज इंडक्शन वोल्टेज रेगुलेटर। ऐसे 3 फेज इंडक्शन वोल्टेज रेगुलेटर भी मार्केट में अवेलेबल है और वो बहुत आसानी से 3 फेज वोल्टेज रेगुलेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो 3 फेज इंडक्शन वोल्टेज रेगुलेटर? इंडक्शन रेगुलेटर, 3 फेज इंडक्शन रेगुलेटर। 3 फेज इंडक्शन रेगुलेटर में क्या होता है, 3 फेजेज मानते हैं। ये एक फेज की वाइंडिंग है, ये दूसरी फेज की वाइंडिंग है, 120 डिग्री के ऊपर होती है, ये 120 डिग्री पे बी फेज की वाइंडिंग है, ये 120 डिग्री पे सी फेज की वाइंडिंग है। यहाँ पे ये रेगुलेटर की वाइंडिंग है। ये रेगुलेटर वाली वाइंडिंग जो होती है वो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर सकती है। ये यहाँ पे भी रेगुलेटेड वाइंडिंग होती है और ये रेगुलेटेड वाइंडिंग जो होती है वो ये ऐसे करके रोटेट कर सकती है। और यहाँ तीसरी भी जो एक रेगुलेटेड वाइंडिंग होती है और ये रेगुलेटेड वाइंडिंग होती है वो ऐसे करके रोटेट कर सकती है। रोटेट करने का मतलब इसका जो वोल्टेज होता है वो ये इसका जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी वोल्टेज हो सकता है, ये सर्कल के ऊपर जो सर्कल का आखिरी पॉइंट इसका जो वोल्टेज होता है वो ये भी वोल्टेज हो सकता है। और इसका जो वोल्टेज होता है वो ये भी हो सकता है। ऐसे इसका वोल्टेज वेरी कर सकता है, डेफिनेटली इसका वोल्टेज वेरी कर सकता है। और कम से कम इसका वोल्टेज ये भी हो सकता है, कम से कम इसका वोल्टेज ये भी हो सकता है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। ऐसे करके वोल्टेज को बहुत स्मूथली वेरी कर सकते हैं। कितना परसेंटेज वेरी कर सकते हैं वो E2 के टर्म, E2 पे डिपेंड करता है। E2 कितना परसेंटेज वोल्टेज में वेरिएशन चाहिए वो E2 पे डिपेंड करता है, ये E1 पे डिपेंड करता है। यदि दोनों E2 E1 के बराबर होता है तो 0 वोल्टेज से लेकर 200 वोल्टेज तक वोल्टेज वेरिएशन किया जा सकता है। ऐसे करके ये वोल्टेज वेरिएशन दे सकते हैं। तो ये था इंडक्शन रेगुलेटर। जो आपने स्टडी की होगी डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया होगा। और ये इंडक्शन रेगुलेटर की बहुत इंपॉर्टेंस है और टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जनरली जो वाइवा और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में छोटे बड़े क्वेश्चन इससे बनते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इसे शॉर्ट नोट बनता है। आप लोग इसको स्टडी करें और डेफिनेटली हमारे एक एक लेक्चर को स्टडी करें और डेफिनेटली आपको जो है नॉलेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा और मेरे साथ जो है आप चलते रहेंगे। तो मेरा पिछले 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को टीच करने का, फैकल्टी को टीच करने का, फील्ड इंजीनियर्स को जो है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस देने का। आप मेरे साथ बने रहें और इस जो है सब्जेक्ट से जुड़े रहें। मैं काफ़ी सब्जेक्ट्स आपको टीच करूँगा
मेरे जो है वीडियो लेक्चर्स आप लेते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट भेजिए, मैं इनको एड्रेस करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी लेकर आऊंगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।